हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। ओके, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें जान ली है एंड हम लोगों ने क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन समझ ली अच्छे से। नाउ इट्स टाइम कि अब हम क्या कहते हैं अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन वगैरह जो है वो सारी चीजें कवर करें। ठीक है, हो सकता है कभी कभी आपको लगता हो कि हाँ भैया ये लेक्चर जो है 50 मिनट से ऊपर का हो गया है एंड ये जो लेक्चर है ये 40 मिनट्स का है। तो द थिंग इज की मतलब आई डोंट नो क्या कहते हैं कि इफ इन केस ऐसा कुछ इशू आ रहा है या नहीं आ रहा, बट इफ इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है तो टॉपिक्स वाइज कभी कभी चीज़ें थोड़ी एक्सटेंड हो जाती हैं एंड कभी कभी मेरे को लगता है कि इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इसी टॉपिक को रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर स्टार्टिंग से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मेरे दिमाग में चलती है, दैट्स वाई क्या कहते हैं लेक्चर्स जो है वो ऐसे हो जाते हैं। बट मोस्टली लेक्चर्स का ड्यूरेशन आपका 45 के आसपास ही रहता है अगर एवरेज ड्यूरेशन आप लोग देखेंगे तो। ओके, सो आज का लेक्चर भी हो सकता है थोड़ा सा बड़ा रहे। बहुत सारी चीजें आज हम लोगों को कवर करनी है एंड ये सारी चीजें एक तरीके से आप लोगों का ट्रांसलेशन का बेस बनाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए हम लोग डिस्कवर करेंगे, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए देखेंगे, ट्रांसफर आरएनए देखेंगे, मैसेंजर आरएनए, फिर जेनेटिक कोड क्या होता है हमारा एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। ये जब भी आप एक कोई इमारत बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को सीमेंट की जरूरत पड़ती है, आयरन रॉड्स की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से अगर हम लोगों को ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन अच्छे से करना है तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स या सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने इसमें से एक भी पोर्शन या एक भी चीज मिस करी सो ट्रांसलेशन नहीं आएगा और बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। एंड अगर कोई टीचर बोलता है कि भाई इसको बिना पढ़े ट्रांसलेशन हो जाएगा तो मतलब वो बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं क्या ही बोले। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इस वाले लेक्चर में हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर हम लोग ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ट्रांसलेशन अगेन बहुत बारी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। ट्रांसलेशन हमारा क्या होता है, जब एमआरएनए से क्या बने, एमआरएनए से बने हमारा प्रोटीन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। चलिए जी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ आरएनए। तीन तरीके के हमारे आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। सारे के सारे आरएनए हमारे किससे बनते हैं, स्ट्रक्चरल जीन से बनते हैं। वो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में स्ट्रक्चरल जीन थी उसी से बनते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी एंड आई होप आपको वो रिमेंबर हो कि अगर वो स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए बना रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे। ऐसे ही मैं बस याद दिला रहा हूँ। ठीक है, अब हर एक आरएनए के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसको जरा शुरू करते हैं पढ़ना। सो सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए है। इट इज 80% ऑफ टोटल आरएनए। जो टोटल आरएनए किसी सेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसका 80% जो है राइबोसोमल आरएनए है। ये राइबोसोमल आरएनए वर्ड क्यों मिला है इनको, क्योंकि जो राइबोसोम होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा राइबोसोम होता है दैट इज प्रोटीन फैक्ट्री इन अ सेल, तो राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वाले आरएनए, दैट्स व्हाई वी कॉल देम राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, इट इज डिस्कवर्ड बाय कुन्स कह लो या उन्स भी कहते हैं, कुछ बच्चे के साइलेंट कर देते हैं, बट अभी क्या कहते हैं नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से नीट की अगर आप लोग तैयारी करें तो शायद नाम पूछ लिया जाए, बट इतना मुश्किल पेपर बनाते हैं नहीं। इट इज फाउंड इन राइबोसोम्स प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स हमारे कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियोलस से बनके हमारा वो राइबोसोम बाहर आता है। न्यूक्लियोलस अगर किसी को नहीं पता तो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ा होगा। वहां पे हम पढ़ते हैं कि सेंटर में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक सेंटर में, या न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर में भी मत बोलो, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और वो स्ट्रक्चर हमारा बनाता है राइबोसोम्स। ठीक है, सो राइबोसोम्स हमारे कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। इफ इन केस अगर पूछा जाए तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया है ये क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए। सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए है। अब दो जो बातें हैं यहाँ पे वो याद रखने वाली ये हैं, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए। एंड विच वन इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इतना तो पता ही हम लोगों को राइबोसोम्स में देखने को मिलते हैं। एंड वो राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं। न्यूक्लियस से बन के वो न्यूक्लियस के थ्रू बाहर आते हैं साइटोप्लाज्म में। अच्छा, बहुत बढ़िया। सो अब एक और बात, हम लोगों को ये पता है कि हमारे पास राइबोसोम्स दो तरीके के होते हैं, 70S एंड 80S। ठीक है, 70S एंड 80S। अब इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में बात करूंगा तो हो सकता है कि मैं पूरा लेक्चर राइबोसोम के ऊपर ले जाऊं। ठीक है, बट अगेन
अगर आप लोग ने क्लास 7th में अच्छे से पढ़ी है चीजें तो आप लोगों को 70s और 80s में डिफरेंस क्या कहते हैं कुछ दिक्कत आएगी नहीं। 70s राइबोसोम जो होता है इट इज हमारा कंपोज्ड ऑफ किसका, इट इज कंपोज्ड ऑफ 50s एंड 30s सब यूनिट्स, और ये हम लोगों को देखने को मिलता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में ये हम लोगों को देखने को मिलता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ये बातें हम लोगों को पता है। 80s राइबोसोम्स जो होते हैं हमारे, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, अभी रुक जाओ। 80s राइबोसोम्स हम लोगों को यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ 60s एंड 40s सब यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन राइबोसोम के अंदर ये जो रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज अपना क्या, दिस इज अपना आरएनए। 70s राइबोसोम्स हम लोगों को प्रोकैरियोट्स में तो देखने को मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को ये यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। आप कहेंगे भैया ये तो आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपका कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, क्योंकि 12th क्लास में आ गए हो उसका मतलब ये नहीं कि 11th क्लास की चीजें भूल जाओगे। जो हमारी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70s टाइप होते हैं। इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ 70s टाइप। बाकी 80s टाइप जो होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं, साइटोप्लाज्म पे होते हैं और आरईआर पे प्रेजेंट होते हैं। बस ये एक दो बातें मेरे को बतानी थी जो आई गेस आप लोगों को पहले से पता हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिख रही है, 23s एंड 5s, ये सारी चीजें दिख रही है आप लोगों को, उस पर ध्यान नहीं देना है। दो अपने राइबोसोम्स हैं और इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, या इसके अंदर जो आरएनए होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इस राइबोसोमल आरएनए का जो मेन फंक्शन है, अगर आप लोग बहुत ध्यान से मेरा लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए से, या कह सकते हैं राइबोसोम जो होता है हमारा, अभी हम इसके बारे में बताएंगे भी और आगे भी बात करेंगे। ये राइबोसोम के अंदर दो सब यूनिट्स हम लोगों को देखने को मिलती है। एक हमारा होता है लार्ज सब यूनिट, ये हमारा क्या है लार्ज सब यूनिट, ठीक है, और एक होता है हमारा स्मॉल सब यूनिट। देखो जो जो बातें मेरे को याद आ रही है मैं अभी बता रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को आगे फिर से वो रिपीट होते हुए दिखे तो आप ये समझ लेना कि हाँ भैया ने बता दिया था बस, ठीक है, ज्यादा परेशान ना होना। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, हम लोगों को लगता है कि हमारा जो राइबोसोम होता है वो इसी स्टेट में, यानी कि दोनों इसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है सेल के अंदर, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि बहुत गलत चीज है और बहुत ही बड़ा मिथ है। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट चाहे प्रोकैरियोट्स के हो चाहे यूकैरियोट्स के हो, हमेशा अलग अलग रहते हैं, हमेशा ये अलग अलग रहते हैं। ये दोनों साथ में कब आते हैं, ये दोनों साथ में कब आते हैं, जब ट्रांसलेशन करवाना हो या जब ट्रांसलेशन होना हो। सो प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पे ही ये दोनों साथ में आते हैं, वरना ये अलग अलग रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक दोस्त कहीं और है, आप कहीं और है, ठीक है, अपने घर पे है, एक दोस्त ट्यूशन में है, कल को किसी से मतलब लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो फोन करके बोलता है ना दोस्त भाई लड़ाई हो गई है आजा, ठीक है। सो लड़ाई के टाइम पे दोनों साथ में आ जाते हैं, चाहे कैसा भी हो, ठीक है। तो उसी तरीके से लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो है ये हमारे कब टाइम पे साथ में आते हैं, जब ट्रांसलेशन का टाइम आता है, ठीक है। लार्ज सब यूनिट से, या लार्ज सब यूनिट जो होता है उसके अंदर जो आरएनए होता है वो हेल्प करता है किसको, टीआरएनए को इससे जुड़ने में। या आप सिंपल सी बात ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लार्ज सब यूनिट होता है इससे जुड़ता है हमारा ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और स्मॉल सब यूनिट जो है इससे हमारा जुड़ता है कौन सा, इससे हमारा जुड़ता है मैसेंजर आरएनए। तो ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लार्ज सब यूनिट से कौन जुड़ेगा आकर के, ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ेगा। स्मॉल सब यूनिट से कौन जुड़ेगा आकर के, मैसेंजर आरएनए जुड़ेगा। आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे जुड़ता है, तो इनके अंदर जो सीक्वेंस, यहाँ पे जो आपको आरएनए दिख रहा है ना, राइबोसोमल आरएनए, इनके अंदर जो सीक्वेंस होते हैं उसको पहचान करके, लास्ट में जब हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि 5 मिथाइल ग्यूनासाइन की जो कैप थी वो क्या करती है, वो स्मॉल सब यूनिट का एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके जाके जुड़ जाती है। तो सारा का सारा खेल किसका है, सीक्वेंस का। आरएनए के कौन से सीक्वेंस हैं उसको देख करके जाकर हमारे ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए लार्ज सब यूनिट से और स्मॉल सब यूनिट से जुड़ते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना ज्यादा याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बातें एक बार फिर से आएंगे तो आप लोगों को फिर से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो अगर हम बात करें तो हमने मैसेंजर आरएनए के बारे में क्या बोला, इट इज द मोस्ट, सॉरी, राइबोसोमल आरएनए के बारे में क्या बोला, इट इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए एंड मोस्ट अबंडेंट आरएनए। किसके अंदर होता है, राइबोसोम के अंदर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट राइबोसोमल आरएनए।
ठीक है। राइबोसोम्स हमारे दो तरीके के होते हैं, 70s और 80s। 80s वाले यूकैरियोट्स में होते हैं, 70s वाले प्रोकैरियोट्स में होते हैं, बट 70s राइबोसोम्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं। 70s और 80s चाहे दोनों कोई भी राइबोसोम हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। ओके, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट साइटोप्लाज्म के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, अकेले अकेले पड़ी होती हैं, बट द मूवमेंट या द बट ये कह सकते हैं द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, दे कम टुगेदर एंड दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, कैसे होता है, कैसे सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइट टू टीआरएनए एंड मैसेंजर आरएनए अटैचेस देम ऑन द राइबोसोम्स। ठीक है, सो राइबोसोमल आरएनए की जो लार्ज सब यूनिट होती है, ओके, उससे कौन अटैच करता है, टीआरएनए, और स्मॉल से अटैच करता है कौन, मैसेंजर आरएनए। ओके, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम आर नोन एज सॉल्ट लिंकेज। जो बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। कंप्लीट राइबोसोम हमारा कब बनता है, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तब हमारा कंप्लीट राइबोसोम बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है तो कंप्लीट राइबोसोम बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरएनए आके जुड़ा लार्ज सब यूनिट से, मैसेंजर आरएनए हमारा नीचे से जुड़ रखा है, ठीक है, स्मॉल सब यूनिट से, और जो इनके बीच में बॉन्ड्स बनते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्ट लिंकेजेस। अगेन कुछ बातें थोड़ी डिटेल में हैं, अगर आपको ना याद रखनी हो या आपको ऐसा लगे कि भैया ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है एंड हमें ये नहीं पढ़ना है, तो डैट इज अप टू यू। बट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार अगर आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों की बोर्ड्स की और एज वेल एज नीट की दोनों की तैयारी हो रही है। आप सिर्फ बोर्ड्स की नहीं कर रहे हैं, दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीज़ बोर्ड्स में लिख करके आएंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, बल्कि आपको मतलब सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है। कम तो नहीं होंगे नंबर, जितने मिलने हैं तो उतने ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं किसके ऊपर हम लोग, यहाँ पे एक बड़ी और पॉइंट देख लो, इट अटैचेस टीआरएनए टू लार्जर सब यूनिट और एमआरएनए टू स्मॉलर सब यूनिट। तो ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टीआरएनए हमारा लार्जर सब यूनिट से अटैच होता है और एमआरएनए जो होता है स्मॉलर सब यूनिट से अटैच होता है, और जो बॉन्ड्स बीच में बनते हैं इनके उसको हम कहते हैं सॉल्ट लिंकेजेस, ठीक है। कूल, इतनी बात क्लियर है, इसको अच्छे से हम सब समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट हमारा जो आरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा आरएनए है, ठीक है। नाउ इट इज 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। कितना है, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस बाय डीएनए। सारे ही आरएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं विद बाय डीएनए, ठीक है, बाय द सेम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसी से बनते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए, इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अडेप्टर आरएनए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अडेप्टर मॉलिक्यूल या अडेप्टर आरएनए बोलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्युबल आरएनए देखते हैं, अगर उसको सॉल्युबल आरएनए क्यों बोलते हैं, ठीक है। द रीजन वाई वी कॉल इट सॉल्युबल आरएनए, इसकी बेसिकली अगर इसको हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालते हैं तो पूरा का पूरा उसमें दिखता नहीं है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। एमआरएनए का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो वो दिख जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए है तो दिखता नहीं है, इट फील्स लाइक कि सॉल्युबल हो चुका है। सो दैट इज द रीजन, क्या कहते हैं इसको हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ओके, नाउ एडेप्टर आरएनए या एडेप्टर मॉलिक्यूल जो है इसको हम क्यों कहते हैं, ये इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। ट्रांसफर आरएनए की खास काम है, जब प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम लोगों को क्या चाहिए यार, प्रोटीन जो है कैसे बनता है, ये एक अमीनो एसिड मान लो, ठीक है, इसको आपस में जोड़ेंगे या एक दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ेंगे, उसको और अमीनो एसिड से जोड़ेंगे, धीरे धीरे करके क्या बनता है, प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। या एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट रुको, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ बैटरीज हैं, मान लो ये मेरा क्या है, एक अमीनो एसिड है, दिस इज सिंगल अमीनो एसिड, ये आया, ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है, ये हमारे पास तीसरा अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में सिंपली करना क्या है भाई, जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनको ऐसे जोड़ देना है, सिंपल सी चीज यही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में अगर छुप रहा है तो उसको ऐसे साइड से देख लो, रुको, इतने बड़े हाथ है नहीं मेरे, बहुत ज्यादा सामान हो गया है हाथ में, ठीक है, इसको ऐसे देख सकते हैं, ये दो अमीनो एसिड हो गए और यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड हो गया। इस तरीके से हमारा प्रोटीन बनता है। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है ये आपको मैं बताता हूँ, उसको जरा रख दें हम, ठीक है, वरना कोई हमें बोलेगा कि सेल चुरा लेते हैं स्टूडियो में आकर के सर और काम करते हैं नहीं। तो ये हमारा क्या करता है, इसके एक एंड पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट, इसके एक एंड पे यहाँ पे जुड़ता है अमीनो एसिड, ठीक है, और ये अमीनो एसिड लेकर के आता है
मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है, या कह सकते हो लार्ज सब यूनिट से जुड़ता है, और या मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है, कैसे जुड़ेगा भी बताएंगे हम, ठीक है। या आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं, इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल के लिए कहते हैं, क्योंकि ये एक एंड पे अमीनो एसिड को लेकर के आता है, ठीक है, और फिर लार्ज सब यूनिट से जुड़ता है, और फिर दूसरा टीआरएनए आता है, वो दूसरे अमीनो एसिड को लेकर के आता है। तो बेसिकली दे आर कैरिंग अमीनो एसिड, और फिर उनके बीच में क्या बनवाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और अमीनो एसिड को जोड़ते रहते हैं। सो इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ठीक है, टू राइबोसोम एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो ये होती है, प्रोटीन को अमीनो एसिड को लेकर के आ रहे हैं राइबोसोम के पास, और उन अमीनो एसिड्स को जोड़ रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोटीन। अब सवाल ये आता है कि भैया इस टीआरएनए को कैसे पता लगता है कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आना है? ये सबसे बड़ा सवाल आता है जब भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं कि भैया ऐसे थोड़ी ना होगा। देखो, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि प्रोटीन जो है बस अमीनो एसिड्स के जोड़ने से बन जाता है, तो आपकी बहुत बड़ी क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इन 20 अमीनो एसिड से पता नहीं कितने ही क्या कहते हैं प्रोटीन्स बनते हैं। अब हो सकता है कि यार अगर इसको कॉम्बिनेशन निकालोगे तो बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, 20 का अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे कितने अमीनो एसिड बन सकते हैं, बहुत बड़ा बनेगा। बट मान लेते हैं कि हमारे 3-4 अमीनो एसिड है, मेथियोनाइन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, फिनाइलएलानाइन हो गया, लाइसिन हो गया। हो सकता है किसी अमीनो एसिड के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफैन हो सकता है किसी के अंदर मेथियोनाइन और क्या कहते हैं मतलब फिनाइलएलानाइन हो, या कुछ भी हो, मतलब बहुत सारी होती है। सो भैया इसको कैसे पता लगता है कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आना है? ठीक है, इसको कैसे पता लगता है? अरे लॉजिकल सवाल है या नहीं है? ध्यान से हमारी बातें सुना करो और हमारे बातों का जवाब दिया करो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बार बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलो कि हाँ भैया लॉजिकल है, बट सुना करो। मैंने ये बोला कि अगर ये टीआरएनए हमारा अमीनो एसिड लेकर के आ रहा है लार्ज सब यूनिट के ऊपर, कैसे लेके आएगा भैया? उसको कैसे पता कि यार कि मतलब क्या लेके जाना है? अब मैं तुमको सिंपल सी बात बोल दूं कि भाई मार्केट से सामान लेकर के आओ, मम्मी बोल दे कि मार्केट से सामान लेकर के आओ, अरे तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा नहीं कि मम्मी मार्केट, पता चला एक बार को मार्केट भाग भी गए कि सामान लेकर के आना है, सामान लेकर के आना है, दुकान पे जाके याद नहीं आएगा कि सामान लेना क्या है। तो मम्मी से पूछोगे ना, अरे मम्मी सामान लेना क्या है ये तो बताओ। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एम फॉर मम्मी और एम फॉर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बताता है टीआरएनए को कि तुम्हें कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आना है। मैंने क्या बोला? मैसेंजर आरएनए बताता है टीआरएनए को कि तुम्हें कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आना है। अब आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे बताता है? सो इस लेक्चर में जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों को चीजें और क्लियर होती रहेंगी। ओके, अच्छा पहले भी वापस यहीं पे आते हैं। अभी बस ये मानते हैं कि अमीनो एसिड को लेकर के आता है लार्ज सब यूनिट के पास, और ये हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन करवाता है। कौन सा अमीनो एसिड लेके आएगा, किस बेसिस पे लेके आएगा, उसके लिए 10 मिनट वेट करो, तुमको अपने आप पता लग जाएगा। चलिए जी, सो फंक्शन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का कैरियर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट, क्या कहते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल। डिस्कवर्ड बाय कौन सा है, हॉगलैंड थे, ज़ेमेकनाइक थे एंड स्टेफेनसन थे। तो इन सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ने हमारे जो टीआरएनए थे उसको डिस्कवर किया था। एंड आपको जानकर के हैरानी होगी कि देयर आर 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए, देयर आर 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। जी हाँ, 61 टाइप ऑफ टीआरएनए होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे देखोगे, वो होता है ना कि 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो अगर आप इसको देखते हैं तो इट अपीयर्स लाइक अ क्लोवर लीफ, ठीक है, क्लोवर लीफ। अगर इसका आप 2D स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी क्लोवर लीफ की तरह ही है। अगर आप इसका 2D स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रहा, सो इट अपीयर्स लाइक एन इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल। कब? 2D स्ट्रक्चर। और 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा लगेगा? क्लोवर लीफ की तरह लगेगा, ठीक है। ये ऐसे ही एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, सिंपल सा क्या कहते हैं पॉइंट है। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन है, और कुछ भी नहीं है बस, ठीक है। सॉरी, कि अगर आप 2D में देख रहे हैं और 3D में देख रहे हैं तो कैसा दिखता है ये। सो आई गेस यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार इसको देख लो, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं, सब कुछ बढ़िया, ओके, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नाउ यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा टीआरएनए है, इससे यहाँ पे एक अमीनो एसिड दिखा रखा है एलानाइन, ये आकर के जुड़ा यहाँ पे, एंड ये हमारा क्या बन चुका है, एक
अमीनो एसिड कैरियर टीआरएनए बन चुका है। हमारा अगर ट्रांसफर आरएनए को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो एंड दिखते हैं, एक होता है थर्ड एंड, एक होता है फिफ्थ एंड। ठीक है, थर्ड एंड और फिफ्थ एंड। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को बातें जो है मेरी थोड़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये देखो, ये रहा थर्ड एंड। थर्ड एंड अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक अलग सा सीक्वेंस पड़ा है, दैट इज CCA। यहाँ पे भी देखोगे तो CCA सीक्वेंस पड़ा है, साइटोसाइन, साइटोसाइन और एडेनाइन। अगर फिफ्थ एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ग्यूनाइन दिख रहा है, 3 ग्यूनाइन दिख रहे हैं। ठीक है, तो फिफ्थ एंड पे ग्यूनाइन पड़ा है, थर्ड एंड पे CCA सीक्वेंस पड़ा हुआ है। प्रोटीन जो होता है, सॉरी अमाइनो एसिड जो होता है, हमेशा याद रखना वो आकर के जुड़ता है कहां से, वो आकर के जुड़ता है हमेशा थर्ड एंड से। ट्रांसफर आरएनए के किस एंड पे अमीनो एसिड अटैच्ड होता है, ये सवाल हम लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं। सो ट्रांसफर आरएनए के थर्ड एंड से अटैच्ड होता है क्या, हमारा क्या, अमीनो एसिड। ठीक है, अच्छा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा, सब कुछ अच्छा से चल रहा है, स्मूथ से चल रहा है। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूं। ठीक है, कि ट्रांसफर आरएनए के, ठीक है, थर्ड एंड से जहां पे सीक्वेंस क्या है, CCA, वहां से अटैच करता है हमारा कौन, अमाइनो एसिड। एंड एक बात मैंने बताई थी ना लास्ट में आपको, देयर आर 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए। क्यों 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए होते हैं, ये भी आपको बात पता लगेगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप लोगों को ना ट्रांसफर आरएनए के अंदर ना कुछ लूप्स दिखाई देंगे। ये देखो, लूप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रहा एक लूप दिख रहा है, यहाँ पे एक लूप दिख रहा है, अलग अलग तरीके से लूप दिखाई दिखते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, हाँ जी सर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके सारे के सारे लूप्स दिख रहे हैं। एक अगर ध्यान से मतलब चीज नोटिस करोगे तो पहली बात तो सवाल ये आता है कि भैया ये लूप बनते क्यों हैं, पहला सवाल ये। अच्छा, बन रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मान लेते हैं कोई भी रीजन होगा, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होगी कि ये लूप्स बन रहे हैं। बट भैया ये बन रहे हैं तो इन लूप्स का काम क्या होना, काम क्या होता है, और काम भी क्या होता है, या इन लूप्स को हम कहते क्या हैं। ठीक है, ये सवाल जो कुछ जो है दिमाग में आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। साइंस में हर एक चीज का रीजन होता है, हर एक चीज के पीछे कोई वजह होती है। ठीक है, तो आप लोगों को वो हर एक वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आप लोगों को जानबूझ के एक एक क्वेश्चन की तरफ घुसा रहा हूँ कि अच्छा ये वाला सोचो, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। ठीक है, सो अगर हम बात करें सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसको आगे ही लेके चलता हूं मैं, यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे अच्छे तरीके से क्लियर होगा ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले इस वाले लूप को देखो, पहली बात तो आती है भैया ये लूप बन क्यों रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूरासिल प्रेजेंट है, एडेनाइन प्रेजेंट है, ग्यूनाइन प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, थायमिन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको एक अजब सा बेस पेयर दिख रहा है जिसका सिंबल दे रखा है साई। मेरे को नहीं पता कि बेस पेयर क्या है क्या नहीं है, मेरे को जानना भी नहीं है, मेरे को मतलब भी नहीं है उस बेस पेयर से कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरे से एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा, मेरे से नीट में भी नहीं पूछा जाएगा, तो मेरे को जानना ही नहीं है क्या है। बस मेरे को ये पता है कि यहाँ पे एक अजीब सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, या अजीब सा बेस पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या बनता है, लूप बनता है। हालांकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साइटोसिन ग्यूनाइन है, यहाँ पे हो पा रही है, यहाँ पे भी हो पा रही है। ठीक है, यहाँ पे एडेनाइन यूरासिल है, यहाँ पे भी हो पा रही है। अच्छा, इस केस में अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखोगे अगर इस वाले लूप में तो GUAGD, अब यहाँ पे एक D करके क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे D करके एक अलग सा क्या पड़ा है, एंड नाइट्रोजन बेस पड़ा हुआ है, ये अलग सा न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ है। तो फॉर द सेम रीजन वहां पे भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, तो वहां पे भी क्या होता है, बीच में गैप बन जाता है या लूप बन जाता है। नीचे वाले यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको CGC दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो U दिख रहा है, यहाँ पे फिर से साई दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक अजीब सा न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ है, जिस कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है इस वाले रीजन में, और क्या बनता है, एक लूप बनता है, या वहां से आरएनए थोड़ा खुला सा रहता है और एक लूप बनता है। सो पहला रीजन तो ये क्लियर हो गया कि ये लूप्स बन क्यों रहे हैं, इट इज बिकॉज कि कुछ अनयूजुअल, इसको हम कहते हैं अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स और वी कैन से बेसिस पड़े हुए हैं आरएनए के अंदर। ठीक है, जिस कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है
और वहां पे हमारा क्या हो रहा है, वहां पे हमारा बेसिकली लूप्स बन रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, बात क्लियर है भैया। अब भैया ये बताओ कि इन लूप्स का काम क्या है या इन लूप्स का फंक्शन क्या होता है, बताते हैं। फिफ्थ एंड से अगर आप पहला लूप देखते हैं, ये हमारा फिफ्थ एंड है जहां पे ग्यूनाइन के रेसिड्यूज पड़े हैं। ये हमारा थर्ड एंड है जहां पे CCA सीक्वेंस है हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिफ्थ एंड से जो हमारा पहला लूप पड़ता है, इस लूप को हम कहते हैं अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप, अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप या DHA लूप, ठीक है, फर्स्ट लूप फ्रॉम द फिफ्थ एंड। ये अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप, इसके ना भी क्या करो, देखो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को जाननी है फंक्शंस, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप घर बना रहे हैं तो सीमेंट का काम क्या है कि उससे ईंटें चिपकेंगी, ठीक है, आयरन रॉड्स क्या करती हैं, वो और स्ट्रांग होल्ड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो अभी आप बस ये जान रहे हैं कि इनका क्या फंक्शन है। आपने ट्रांसफर आने का फंक्शन जान लिया कि भाई वो हमारा क्या लेके आता है, अमीनो एसिड लेकर के आता है, ठीक है। अब ये जो लूप्स इसके पास पड़े हैं, इनका क्या फंक्शन है वो जान लो। आप लोगों ने राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन जान लिया कि उसके लार्ज सब यूनिट से टीआरएनए अटैच्ड होता है, स्मॉल सब यूनिट से एमआरएनए अटैच्ड होता है, वो जान लिया। आप कहेंगे भैया इसका यूज कब पता लगेगा हमें, इसका यूज पता लगेगा आपको जब आप ट्रांसलेशन करेंगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे इसका यूज पता लगेगा। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे क्या है, अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप। एक एंजाइम होती है अमीनो एसाइल सिंथेटेस, एक एंजाइम होती है अमीनो एसाइल सिंथेटेस। अगर आपको मैं सीधी सीधी बात बोलूं, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि इस टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। ये अमीनो एसिड पहले से नहीं जुड़ा होता है, ये अमीनो एसिड पहले से नहीं जुड़ा होता है। एक मैं फिर से भी सॉरी, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, आप लोगों को दो लेक्चर्स जो है ना, ये वाला लेक्चर और उसके अगला वाला लेक्चर, जब तक इसको पूरा नहीं देखोगे जब तक बीच में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। सो मेरा पहला सजेशन तो यही है कि दोनों लेक्चर्स को एक साथ ही देख, मतलब ऐसा करना कि जब एक लेक्चर समझ में ना आए तो दूसरा वाला पूरा देखना, क्योंकि दूसरे वाले लेक्चर जो अभी आने वाला है इसके बाद ट्रांसलेशन का, उसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या होगा कि टीआरएनए ये जाएगा एक एंजाइम के पास जिसका नाम क्या है, अमीनो एसाइल एंजाइम, ठीक है। अमीनो एसाइल करके एक एंजाइम होती है, उस एंजाइम के पास हमारा जाएगा टीआरएनए। इस एंजाइम के पास क्या होता है, इस एंजाइम के पास होता है अमीनो एसिड, इस एंजाइम के पास होता है अमीनो एसिड, या इसके पास होता भी नहीं, चलो ठीक है, इसके पास जाएगा। इस एंजाइम से जाकर के ये टीआरएनए जुड़ता है तो किसकी हेल्प से जुड़ता है, कौन से लूप की हेल्प से जुड़ता है, इस वाले लूप की हेल्प से जुड़ता है। हर एक लूप का अपना अपना काम है। ये वाला जो लूप है ये टीआरएनए को इस एंजाइम से जुड़ने में हेल्प करता है, जुड़ जाता है, ठीक है। फिर इस एंजाइम के पास आती है अमीनो एसिड, इस एंजाइम के पास आती है अमीनो एसिड। ये एंजाइम जो है इस अमीनो एसिड को जोड़ देता है किससे, इस टीआरएनए से। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं the bond formation between tRNA and amino acid is done by the enzyme amino acyl transfer RNA synthesis करके होती है by this enzyme। और इस एंजाइम से अटैच्ड होने में कौन हेल्प करता है, अमीनो एसाइल सिंथेटेस बाइंडिंग लूप हेल्प करता है। एंजाइम का नाम ही यही है, अमीनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम। वहां पे टीआरएनए गया, वहां पे अमीनो एसिड गया, उन दोनों के बीच में इस एंजाइम ने क्या करवा दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन करवा दिया। तो ये जो लूप है उसको हेल्प करता है टू बाइंड विद दिस एंजाइम, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं हेल्प्स टीआरएनए इन बाइंडिंग, या हेल्प्स टीआरएनए इन बाइंडिंग विद अमीनो एसाइल एंजाइम या अमीनो एसाइल एंजाइम, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। नाउ राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, और इसको हम कहते हैं टी-साई लूप, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये ऊपर चला गया है, छोटा हो जाओ भैया। यार इधर नहीं आ रहा, थोड़ा सा, कोई नहीं, ऐसे ही समझ लो, ठीक है, वो उधर नहीं जा रहा। इस लूप का नाम क्या है, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप और टी-साई लूप। हमने कहा था कि ट्रांसफर आरएनए जो होता है
वो लार्ज सब यूनिट से अटैच्ड होता है राइबोसोम की। तो जो लार्ज सब यूनिट से अटैचमेंट होता है इस विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ठीक है, ये जो लूप होता है ये टीआरएनए को हेल्प करता है किससे जुड़ने में, बाइंड करने में, किससे, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। और ये लूप कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, फर्स्ट लूप फ्रॉम थर्ड एंड, थर्ड एंड से, इस वाले एंड से फर्स्ट लूप ये वाला। सो दिस इज, इसको अलग से यहाँ पे लिख ही देते हैं हम, ठीक है, दिस इज राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, ठीक है, दिस इज अमाइनो एसाइल लूप, अमाइनो एसाइल लूप। लास्ट हमारा जो लूप बचता है दैट इज एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, ये रहा हमारा एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखिए या इतना समझिए कि ये जो लूप होता है ये हेल्प करता है इसको बाइंड करने से, किससे, किसके साथ, एमआरएनए के साथ। ठीक है, 3 bases in the loop act as anticodon for particular triplet codon present on mRNA। या चलो मैं इसको अच्छे तरीके से समझा ही देता हूँ, एक बार आगे आ जाओ। ये देखो यहाँ पे हमारा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है कुछ इस तरीके से होता है कि मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके ऊपर कोड्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बेसिस होते हैं। अब उसमें से मान लो 3 बेसिस हमेशा, ठीक है, 3 बेसिस से मिलकर के एक सीक्वेंस बनता है, 3 बेसिस से मिलकर के। आप कहेंगे भैया 3 बेसिस ही क्यों, इसकी भी डिस्कवरी करी गई थी कि जो एमआरएनए के ऊपर 3 बेसिस होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक कोडोन, एक कोडोन बनाते हैं। इस कोडोन के बेसिस पे यहाँ पे आता है हमारा टीआरएनए। किस कोडोन के बेसिस पे, इस कोडोन के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, AUG। जो टीआरएनए आएगा या टीआरएनए जो होगा उसके एंटी कोडोन पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, UAC। ये हमारे टीआरएनए के सीक्वेंस पे होगा, टीआरएनए के एंटी कोडोन पे होगा। ठीक है, जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं और मैसेंजर आरएनए उसको हम कहते हैं कोडोन। जो एंटी कोडोन लूप पे, उसका नाम एंटी कोडोन लूप इसलिए पड़ा है क्योंकि जो वो लूप है वो लूप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कौन से सीक्वेंस, एमआरएनए के अपोजिट सीक्वेंस, एमआरएनए के अपोजिट सीक्वेंस। यानी कि जैसे यहाँ पे AUG है, ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, UAC होगा। जैसे अगर नीचे वाली इमेज देखोगे, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट रुकिए, ठीक है। सो अगर आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये रहा हमारा मैसेंजर आरएनए, स्मॉल सब यूनिट से अटैच्ड है। ये हमारा ट्रांसफर आरएनए, लार्ज सब यूनिट से अटैच्ड है। सो ये देखो, ये AUG, दिस इज द कोडोन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है उसके एंटी कोडोन पे प्रेजेंट होता है उसके अपोजिट वाला सीक्वेंस, UAC, ठीक है। एंड प्लीज याद रखेंगे, जो एंटी कोडोन लूप पर, जो एंटी कोडोन लूप पर हमारा, या कह सकते हैं जो कोडोन होता है कि कोडोन मैसेंजर आरएनए पे कोडोन कौन सा है, उस बेसिस पे ही हमारी अमीनो एसिड लेकर के आता है कौन, ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे कौन सा कोडोन है, AUG है, उस बेसिस पे हमारा लेके आएगा ये अमीनो एसिड। यहाँ पे अगर दूसरा है, UC है, उस बेसिस पे यहाँ पे हमारा लेकर के आएगा कौन, ट्रांसफर आरएनए, दूसरा प्रोटीन या दूसरा अमीनो एसिड। ठीक है, सो अगेन इतना डिटेल में भी नहीं चलते हैं, ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी। आप बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है उसके इस वाले लूप को हम कहते हैं एंटीकोडोन लूप। यहाँ पे जो N2 बेसिस नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, या यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए या टू द बेसिस प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के जो सीक्वेंस होते हैं उसको हम कहते हैं कोडोन। उसका भी रीजन है व्हाई वी कॉल इट कोडोन, तो अभी हम इसमें जानेंगे, जेनेटिक कोड के अंदर जानेंगे। ठीक है, सो उसके अपोजिट ही होता है हमेशा वो। थोड़ी बहुत बात मैसेंजर आरएनए के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कोडोन्स वगैरह जब करवाऊंगा तो वहाँ पे आप लोगों को और चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको हम कोडोन क्यों बोल रहे हैं, क्यों 3 बेसिस का ही बना है। आप ये सोच रहे होंगे कि भैया अगेन कि एक के बेसिस पे एक नाइट्रोजन बेसिस पे भी तो ला सकता है ना हमारा, क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड, या 2 के बेसिस पे भी तो ला सकता है ना हमारा, लेकिन क्यों हमारे 3 ही होते हैं, या 3 बेसिस मिलकर के एक अमाइनो एसिड को कोड क्यों करते हैं, है ना। 3 बेसिस मिलकर ही एक अमाइनो एसिड को क्यों कोड कर रहे हैं, 4 मिलकर क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैसेंजर आरएनए की अगर बात करें, सो मैसेंजर आरएनए जो होता है इट इज 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए। इट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूक्सले, वॉल्किन एंड एस्ट्राकैन या एस्ट्राचन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। द नेम मैसेंजर आरएनए वाज गिवन बाय जेकोब एंड मोनोड, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कवर किया था
किसी और ने, लेकिन जो नाम था मैसेंजर आरएनए वो किसने दिया था? जेकब और मोनोड ने दिया था। द एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक डीएनए न्यूक्लियस, ठीक है, एंड इट इज लीस्ट स्टेबल, सबसे लीस्ट स्टेबल हमारा ये प्रोडक्ट है, तभी इसके आगे कैपिंग एंड टेलिंग वगैरह जो है करी जाती है टू मेक इट स्टेबल, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए की अगर बात करें तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं या इसके पास जो सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, वो कोड करते हैं फॉर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये इसका फंक्शन है। या आप सिंपली कह सकते हैं इट के पास इंफॉर्मेशन होती है किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ठीक है भाई, चलो बहुत खूब, बढ़िया। आगे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं, अब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं। अब आपको पता लगेगा मैसेंजर आरएनए के जो सीक्वेंस है उसको हम कोडोन क्यों बोलते हैं, या जो ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडोन लूप है उसको हम एंटीकोडोन क्यों कह रहे हैं। यहाँ से 2-4 पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ डीएनए और एमआरएनए, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। नहीं समझे? रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ऑफ डीएनए और एमआरएनए, उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। या इसको भूल जाओ, इसको यहाँ से हटा सकते हैं हम, रुको 1 मिनट, इसको यहाँ से ऊपर कर देते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं सीधा। सीक्वेंस ऑफ N2 बेसिस ऑन mRNA, जो N2 बेसिस का सीक्वेंस होता है mRNA, उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। पूरा जो लंबा सा सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड बोलेंगे, ठीक है। या आप सिंपल सी बात कह सकते हैं, जो डीएनए से हमारा mRNA बनेगा उसके ऊपर जो भी पूरा का पूरा सीक्वेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक कोड बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा पीछे देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे ये हमारा mRNA बना है पूरा, नीचे लंबा सा जो mRNA बना है पूरा का पूरा, दिस इज जेनेटिक कोड, ठीक है। सॉरी, ये पूरा क्या है? ये जेनेटिक कोड है। अच्छा जी, द टर्म वॉज गिवन बाय जॉर्ज गैमाउ, जॉर्ज गैमाउ करके एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये शब्द दिया था। डिस्कवर्ड बाय नायरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना, ठीक है। इसकी डिस्कवरी जो थी किसने करी थी? हमारे 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने करी थी। अभी दिखाते हैं कि कैसे डिस्कवरी करी थी और किस तरीके से उन्होंने काम किया था। नाउ अगर हम बात करें कुछ बेसिक सी, तो देयर आर, यहाँ पे देखो, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हम लोगों को एक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी, ओके। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। डीएनए कंटेन करता है इंफॉर्मेशन सिंथेसिस फॉर एनी टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये नॉर्मल सी बात है। ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, इन ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू एनआरएनए इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंटी बेस सीक्वेंस, ठीक है, ठीक है, छोड़ दो, चलो। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है किसके पास? डीएनए से एमआरएनए के पास, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस या N2 बेसिस सीक्वेंस, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। एमआरएनए कंटेन करता है कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड एंड इट इज कॉल्ड कोडोन। उस जेनेटिक कोड के अंदर, वो जो पूरा लंबा सा जेनेटिक कोड है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है फॉर ईच अमाइनो एसिड, कि अब कौन सा अमाइनो एसिड आएगा या अब कौन सा अमाइनो एसिड आएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोडोन। या जो 3 बेस पेयर्स एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करते हैं उसको हम कहते हैं कोडोन। जैसे यहां से लेकर के यहां तक पूरा हमारा जेनेटिक कोड है, बट ये जो 3 बेस पेयर्स हैं इनके, इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोन बोलेंगे। ये जो 3 है इसको हम कोडोन बोलेंगे। नेक्स्ट 3 इज कोडोन, नेक्स्ट 3 इज कोडोन, क्योंकि हर एक कह सकते हैं जो 3 बेस पेयर्स हैं दे कोड फॉर सिंगल अमाइनो एसिड। अब सवाल आता है ये कि भैया इन्होंने डिस्कवर कैसे किया था कि हमारे सिर्फ 3 कोडोन मिलकर ही क्या बनाएंगे? एक अमाइनो एसिड बनाएंगे। डिस्कवरी हुई कैसे थी? तो बहुत ही सिंपल सा क्या कहते हैं तरीका था इस चीज का। यहाँ पे इसको जरा समझते हैं। देखो, देयर आर 4 टाइप ऑफ N2 बेसिस, ठीक है, किसके अंदर? mRNA के अंदर। कौन कौन से? हमारा एडेनाइन हो गया, ग्यूनाइन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक N2 बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड कितनी है? 20 अमाइनो एसिड है टोटल, ठीक है। और एक अगर एक को कर रहा है तो अभी भी 16 अमाइनो एसिड बच गई हैं जिसके लिए कोई भी कोड नहीं बचा है। मैंने क्या बोला कि हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड है। अगर एक N2 बेस एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा तो अभी भी 16 अमाइनो एसिड बच गई हैं जिसके लिए कोई कोडिंग नहीं बची, या कोई भी N2 बेस नहीं बचा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं बचा।
तो एक वाला केस तो हो गया फेल। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जेनेटिक कोड जो है और वीकेंड से जो कोडोन है हमारा वो बना है 2n2 बेसिस का। सो 2n2 बेसिस का अगर बना है तो उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, ये कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अभी भी सिर्फ 16 अमाइनो एसिड्स कोड हो रही हैं, 4 हमारी जो है बच गई, 4 हमारी जो है वो बच गई। अभी भी 16 अमाइनो एसिड्स कोड हो रही हैं, 4 अभी भी बच गई हैं। ठीक है, तो ये भी फेल हो गया, क्योंकि अपन को क्या करना है, अपन को तो भाई पूरा करना है ना, 20 की 20 करनी है ना। ठीक है, तो 2n2 बेसिस से मिलकर के भी एक कोडोन नहीं बनेगा। अब बचा 3 वाला केस। सो मान लेते हैं कि जेनेटिक कोड जो हमारा वो डबलेट ना होकर के क्या है, ट्रिपलेट है। ठीक है, ट्रिपलेट है। सो यानी कि 3 नाइट्रोजन बेसिस के कॉम्बिनेशन से बना है। और अगर आप 3 नाइट्रोजन के बेसिस से या 3 नाइट्रोजन बेस के कॉम्बिनेशन से जेनेटिक कोड बनाएंगे तो टोटल आपके 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो यार अब लोगों को लगा कि 64 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसमें से मान लेते हैं 20 जो है अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, लेकिन बाकी का क्या हो रहा है, बाकी 44 कोडोन्स जो हैं वो क्या करेंगे, बाकी 44 का क्या काम है, यानी कि ये भी गलत है। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट थे खुराना, खुराना का बहुत इंपॉर्टेंट काम आया। इन्होंने आर्टिफिशियली क्या बनाया, एक एमआरएनए बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, आर्टिफिशियली एक एमआरएनए बनाया, और उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया, देखो GUG, UGU, GUG, UGU और GUG, यानी कि सेम सीक्वेंस को बार बार रिपीट करा या ऑल्टरनेटिवली रिपीट करा। इस सीक्वेंस को यहाँ पे रिपीट करा, इसको यहाँ पे रिपीट करा, इसको यहाँ पे रिपीट करा। ठीक है, इस सीक्वेंस का इन्होंने एमआरएनए बनाया। अब बनाया तो हुआ क्या, जब इसका ट्रांसलेशन करवाया गया आर्टिफिशियली या किसी सेल में डाल के इसका जब ट्रांसलेशन करवाया गया, तो उन्होंने क्या देखा कि उनको जो अमीनो एसिड मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे कितने हैं, इसको बीच में से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो उन्होंने जब सिंथेसाइज करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जितने, अगर उन्होंने 3 कोडोन्स के बेसिस पे करा था तो उन्होंने अगर 5 कोडोन्स यूज करें तो उनको 5 अमीनो एसिड मिल रहे हैं। उन्होंने 10 कोडोन्स यूज करे हैं तो 10 अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, या 10 अमीनो एसिड लंबी प्रोटीन मिल रही है, और एक कोडोन के अंदर 3 बेसिस थे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो 30 N2 बेसिस यूज कर रहे हैं तो उनको कितनी मिल रही है, 10 अमीनो एसिड की प्रोटीन मिल रही है। अगर उन्होंने 60 का करा है तो 60 को डिवाइड कर दो 3 से, तो कितने बनेंगे, 20 कोडोन बनेंगे, तो 20 अमीनो एसिड लंबी प्रोटीन मिल रही है। सो जब ये फाइनली कंफर्म हुआ कि हाँ भाई 3 से ही हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट कर लिया गया कि जेनेटिक कोड जो हमारा वो ट्रिपलेट है। ठीक है, जेनेटिक कोड जो हमारा ट्रिपलेट है, यानी कि मैसेंजर आरएनए के 3 कोडोन्स जो होते हैं ये मिलकर के कोड करते हैं फॉर सिंगल अमीनो एसिड। सो मैसेंजर आरएनए के जो सीक्वेंस थे उनको इस वजह से क्या बोला गया, कोडोन बोला गया। एंड उसके अपोजिट हमारा ट्रांसफर आरएनए आता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक बार आ जाओ, ये देखो, ये सारे के सारे हमारे 64 कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे के सारे हमारे 64 कॉम्बिनेशंस हैं। और अब आप कहेंगे कि भैया हमारे पास अमीनो एसिड तो 20 ही है, तो फिर 64 कॉम्बिनेशंस कैसे पॉसिबल हैं। 64 कॉम्बिनेशंस ऐसे पॉसिबल है कि कुछ कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो 2 के लिए सॉरी कुछ कुछ कोडोन्स जो हैं, कुछ कोडोन्स जो हैं वो 2 अमीनो एसिड के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए कोड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोडोन जो देखो UU और WC, ये एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल एलेनाइन दे रखा है। अब जैसे एक और जगह था ये, या यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा, ये देखो आर्जिनाइन वाला केस देखो, ये 4 कोडोन्स आर्जिनाइन के लिए कोड कर रहे हैं, ये 2 कोडोन्स भी आर्जिनाइन के लिए कोड कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है 4-5 कोडोन्स जो होते हैं या 6 कोडोन्स जो होते हैं दे कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस वजह से 64 अमीनो एसिड जो थे वो फिजिबल थे। बट 64 अमीनो एसिड्स में से या 64 कोडोन्स के जो कॉम्बिनेशंस थे उसमें से 3 कोडोन्स ऐसे थे एमआरएनए के ऊपर, 3 कोडोन्स ऐसे थे एमआरएनए के ऊपर। ठीक है, जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। इनको क्या बोला, इनको बोला स्टॉप कोडोन्स, स्टॉप कोडोन्स।
स्टॉप कोडॉन्स। यहाँ पे आप देखेंगे UAA, UAG, UGA, ये 3 हमारे जो कोडॉन्स आप लोगों को दिख रहे हैं किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे थे। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो tRNAs प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास जो tRNA प्रेजेंट हैं, उन tRNA के ऊपर हर कोडॉन का एंटी कोडॉन लूप है, या हर कोडॉन का उनके पास एंटी कोडॉन है। एक बार फिर से मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, हमारे पास जो tRNA प्रेजेंट हैं उनके पास हर कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन पड़ा हुआ है, या हर कोडॉन के लिए उनके पास एंटी कोडॉन लूप है। लेकिन 3 के पास, या 3 बेसिस को छोड़ करके कोई हमारे पास tRNA ऐसा नहीं है। या कह सकते हो इनके लिए, जैसे UAA, इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका एंटी कोडॉन क्या बनेगा, G, ठीक है, और क्या बनेगा, GTT बने, नहीं T तो थाइमिन तो होता ही नहीं है। सो ये हमारा U है, U के अपोजिट A आएगा, AUU बनेगा। AUU करके कोई एंटी कोडॉन होता ही नहीं है, या इस तरीके का कोई tRNA एग्जिस्ट नहीं करता, बनता ही नहीं है। तो tRNA है नहीं तो प्रोटीन फॉर्मेशन वहीं पर रुक जाता है। सो हमारे पास 61 टाइप्स ऑफ tRNA है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, एंटी कोडॉन लूप्स, एंटी कोडॉन्स के बेसिस पे, एंटी कोडॉन लूप। हर tRNA के अंदर अलग अलग एंटी कोडॉन लूप होता है, या अलग अलग एंटी कोडॉन लूप क्यों होगा, क्योंकि वहां पे एंटी कोडॉन्स अलग अलग होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें UUU, ये वाला जो tRNA यहाँ पे जो आएगा, कौन सा आएगा, AAA वाला आएगा, एडेनाइन वाला आएगा। UUC तो AAG वाला आ जाएगा। लेकिन ये जो 3 है हमारे UAA, यानी कि AUU वाला कोई एंटी कोडॉन ही नहीं है। UAG यानी कि AUC कोई एंटी कोडॉन ही नहीं है, या ऐसा कोई tRNA ही नहीं है हमारा। UGA यानी कि ACU कोई एंटी कोडॉन ही नहीं है हमारा, ऐसा कोई एंटी कोडॉन लूप है ही नहीं tRNA के पास। सो 61 कोडॉन्स के लिए हमारे पास tRNA एग्जिस्ट करते हैं और वो अमाइनो एसिड कैरी करते हैं, बट 3 कोडॉन्स के लिए कोई भी tRNA एग्जिस्ट नहीं करता। सो इस वजह से हमारे पास सिर्फ कितने RNA होते हैं, tRNA 61 ही होते हैं। ठीक है, कायदे से कितने होने चाहिए थे, अगर देखा जाए तो 64 हमारे पास कोडॉन्स हैं, है ना, 64 कोडॉन्स हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 64 tRNAs होना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो 3 कोड्स हैं मैसेंजर आरएनए के, ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। और सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं, बट उसमें से 61 ही अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 3 किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं। सिंपल सी बात ये है। एंड क्योंकि इस सीक्वेंस को पढ़ करके टीआरएनए आता है, या इस सीक्वेंस के बेसिस पे टीआरएनए आता है, इस कोडोन के बेसिस पे टीआरएनए आता है, तो उस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एंटी कोडोन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को बेसिक बातें समझ में आई होंगी। क्या कहते हैं कि हमारा जो टीआरएनए है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये रहा, उसको हम एंटी कोडोन क्यों कहते हैं, क्योंकि एमआरएनए के ऊपर जो कोडोन प्रेजेंट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये उसका अपोजिट होता है यहाँ पे, तो कोडोन का अपोजिट इज एंटी कोडोन, तो इसलिए इसको हम एंटी कोडोन बोल रहे हैं। ठीक है, 61 टाइप्स के हैं। क्यों 61 टाइप्स के हैं, क्योंकि 61 टाइप्स ऑफ कोडोन से हमारे अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 3 किसी के लिए कोड नहीं करते, तो उनके लिए कोई टीआरएनए भी नहीं है। सिंपल सी बात है। इस पोर्शन को मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अभी हमारा जो समय है खत्म हो चुका है। वैसे तो मतलब मेरे को इतना इस जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी थी कि ये ट्रिपलेट और नेचर होते हैं, ये तो हमें पता लग ही गया है। यूनिवर्सैलिटी यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटे से छोटा बैक्टीरिया, बड़े से बड़ा वेल, बड़े से बड़ा एलिफेंट, सबके अंदर ये जो कोड्स होते हैं, दे कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन एम्बिगुअस, डीजनरेसी, ये सारी चीजें मेरे को बतानी है, बट समय हमारे पास नहीं है। इसको हम एक बार कल रिवाइज करेंगे सारे पोर्शन को, और कल हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि ट्रांसलेशन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्विज पे आते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन जो है, मोस्ट अबंडेंट आरएनए इज, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए हमारा कौन सा है, राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर या बोथ बीएनसी। मोस्ट अबंडेंट आरएनए हमारा कौन सा होता है, राइबोसोमल, ट्रांसफर, मैसेंजर या बोथ बीएनसी। चलो जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर फॉर 20 अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कितने कोडॉन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, 64, 63, 62, 61। ध्यान से करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को कुछ ऊट पटांग मत मार्क कर देना। अभी उसी के ऊपर मैं पूरी की पूरी बातें कह रहा था चिल्ला चिल्ला करके, सो प्लीज ध्यान से मार्क करना है। चलो जी, सो मोस्ट अबंडेंट आरएनए इज हमारा कौन सा है, राइबोसोमल आरएनए है, एंड इट इज मोस्ट स्टेबल टू। सो वी हैव 64 कोडॉन्स, बट उसमें से 3 जो होते हैं किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं। सो वी हैव 61 कोडॉन्स जो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं।
ठीक है, और 61 टाइप्स ऑफ हमारे पास टीआरएनए भी होते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास विल कवर द ट्रांसलेशन वाला पोर्शन, एंड साथ ही साथ जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज भी करवाएंगे, ठीक है। सो अच्छे तरीके से उसको हम देख लेंगे। ओके, आई होप बातें सारी समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई होगी तो एक बारी अच्छे से क्या कहते हैं फिर से देखना, बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके डाउट्स का आंसर मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।